अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के चैप्टर नंबर 5 के पार्ट 2 जो कि हमारा लास्ट पार्ट है इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है कंज्यूमर मार्केट्स एंड कंज्यूमर बायर बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। फर्स्ट इज पर्सनल फैक्टर। ये पर्सनल फैक्टर हमने लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। डोमिनेंस। डोमिनेंस यानी जब कोई भी कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने जा रहा होता है यानी परचेज करने जा रहा होता है तो उस पे उसका डोमिनेंस कितना है, यानी किसी और के कहने पे परचेज तो नहीं कर रहा वो। यानी किसी ने आपको बताया कि भाई ये जो प्रोडक्ट है मार्केट में आई है बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर आप वो आप परचेज करें और उसके फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसी भी मोबाइल की बात कर लेते हैं तो मोबाइल आप परचेज कर लें, उसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, उसका मेगा पिक्सल बहुत अच्छा है, जो भी उसकी फीचर्स हैं उसके बारे में अगर कोई बताएगा आपको और आप उससे जो है सेटिस्फाई हो जाते हैं और आप वो प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, इसका मतलब है डोमिनेंस है, यानी किसी और के कहने पर, यानी गलबा है किसी की राय का आपके ऊपर, ठीक है। ऑटोनोमी। ऑटोनोमी का मतलब ये हो गया कि आप खुद मुख्तार हैं और जो भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे होते हैं तो उसमें आप जो है आज़ाद होते हैं, किसी के डिक्टेशन या फिर किसी के कहने पे वो चीज़ परचेज नहीं करते, ठीक है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक चल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह का कंज्यूमर बिहेवियर है। तो ये तमाम चीजें कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट कर रही होती हैं। यानी डिफेंसिवनेस, यानी जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, लोगों से पूछते हैं किसी कि भाई ये जो आप प्रोडक्ट है इसके बारे में जो अपना राय दीजिए, ओपिनियन दीजिए कि प्रोडक्ट कैसी है, या फिर आप सोशल मीडिया पे जाके उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो रिव्यूज होते हैं उसको आप देख रहे होते हैं, देन फिर वो चीज़ परचेज करते हैं आप, ठीक है। तो ये भी एक तरह का करेक्टरिस्टिक्स हैं जो अफेक्ट करती है कंज्यूमर के बिहेवियर को। अडॉप्टेबिलिटी यानी आप कितनी जल्दी, यानी आपका मतलब होगी कंज्यूमर की बात करें, कंज्यूमर जो है कितनी जल्दी जो है वो उस प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। तो उसमें कितना फास्ट होता है वो चीज अडॉप्ट करने में, क्या वो फॉरन अडॉप्ट कर लेता है या फिर उसके लिए रिसर्च कर रहा होता है, लोगों से पूछ रहा होता है, लोगों को ओपिनियन ले रहा होता है, फिर वो चीज अडॉप्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्रेसिवनेस, यानी वो उसमें कितना एग्रेसिव होता है, कितनी जल्दी रिएक्शन दे रहा होता है या कितनी जल्दी जो है वो प्रोडक्ट जो परचेज कर लेता है, ठीक है। तो ये एग्रेसिवनेस यानी कितना ज्यादा उसमें रद्द अमल दिखा रहा होता है, अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में आती है या वो कोई भी चीज परचेज करने आता है मार्केट में तो कितना एग्रेसिव होता है उससे रिलेटेड। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। फर्स्ट इज मोटिवेशन, सेकंड परसेप्शन, देन लर्निंग एंड लास्ट इज बिलीफ एंड एटीट्यूड, ठीक है। इसकी डिटेल हम आगे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज मोटिवेशन। अ मोटिव इज अ नीड that is sufficiently pressing to direct the person to seek satisfaction. मोटिव एक तरह की नीड होती है जो कि किसी भी कंज्यूमर को या किसी भी शख्स को पुश कर रही होती है कि वो जो है अपनी सेटिस्फेक्शन को जो है वो ढूंढे, उसको तलाश करे किसी चीज में कि फला प्रोडक्ट के अंदर उसकी सेटिस्फेक्शन कितनी है, ठीक है। यानी मोटिव कह इस तरह कह लें कि मोटिव एक तरह के जो फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी शख्स को जो है वो पुश कर रहे होते हैं कि वो फला प्रोडक्ट के अंदर ये देखिए कि उसकी सेटिस्फेक्शन कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन रिसर्च refers to qualitative research designed to probe consumers hidden subconscious motivation. मोटिवेशन रिसर्च जो है रेफर्स करती है क्वालिटेटिव रिसर्च, यानी एक तरह की क्वालिटेटिव रिसर्च होती है जो डिजाइन की गई है कि वो जो है इन्वेस्टिगेट करे कंज्यूमर की हिडन एंड सबकॉन्शियस मोटिवेशन कि फला प्रोडक्ट के अंदर कंज्यूमर की जो हिडन मोटिवेशन क्या है या सबकॉन्शियस मोटिवेशन क्या है, यानी वो लाशऊरी तौर पर वो प्रोडक्ट परचेज करता है या कुछ छुपी हुई उसके अंदर मोटिवेशंस होती हैं जो उसको जो है मोटिव करती हैं, उसको मोटिवेट करती हैं कि वो जाके वही प्रोडक्ट परचेज करें। यानी वो जो अगर कोई शख्स किसी क्या कहते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड अपना कोई खास रवैया है उसका, ठीक है, तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो प्रोडक्ट ही क्यों परचेज कर रहा है, वो दूसरी प्रोडक्ट परचेज क्यों नहीं करता, क्या रीजंस हैं, कौन सी वजूहात हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मोटिवेशनल रिसर्च। Psychological factors. Perception. Perception is the process by which people select, organize, and interpret information to form a meaningful picture of the world from the three perceptual process. ठीक है। परसेप्शन जो है एक तरह का प्रोसेस है जिसके जरिए से लोग जो हैं वो इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कह लें, किसी दुनिया से रिलेटेड कह लें, ठीक है। परसेप्शन एक तरह का उनकी सोच होती है, उनका फहम होता है,
ठीक है, इदराक होता है उनका कि वो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड वो क्या सोच रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोडक्ट, यानी हम बात करें किसी किसी खास ब्रांड से रिलेटेड, उनका एक परसेप्शन होता है कि ब्रांड बहुत अच्छा है और फला ब्रांड जो है वो बिल्कुल ही तो उसके लिए क्वालिटी या स्टैंडर्ड बहुत अच्छा नहीं है, या वो बहुत उनको अच्छा नहीं लगता। किसी वो कुछ भी हो सकता है, हर बंदे का परसेप्शन अलग अलग, किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकता है वो। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या है, परसेप्शन उसके 3 प्रोसेस हैं। फर्स्ट इज सिलेक्टिव अटेंशन, सेकंड है सिलेक्टिव डिस्टोर्शन, और थर्ड इज सिलेक्टिव रिटेंशन। Selective attention means selective attention is the tendency for people to screen out most of the information to which they are exposed. Selective attention का मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे हैं, स्क्रीन आउट कर रहे हैं किस चीज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल आप किसी मार्केट में गए, मार्केट में आपने या किसी शॉप पर गए, शॉप पर आपने बोला कि जाके मुझे एक क्या कहते हैं सोप चाहिए, ठीक है, एक साबुन चाहिए। अब वहां पर और भी प्रोडक्ट रखी हुई है, बट आपकी अटेंशन कहाँ है, आपकी सिलेक्टिव अटेंशन है, आपकी अटेंशन जस्ट एक सोप के ऊपर है कि भाई साबुन कितने का है, किसकी प्राइस कितनी है। हो सकता है आप किसी दूसरे को सोप की तरफ भी आप मुतवज्जो हो कि भाई फला प्रोडक्ट भी दिखा देंगे, ये वाला सोप मुझे दिखा दें, बट उधर जो दूसरी प्रोडक्ट है, उधर ऑयल रखा है, उधर टी रखी है, दूसरी प्रोडक्ट रखी है, आपकी अटेंशन उधर नहीं है। ठीक है, तो सिलेक्टिव अटेंशन का मतलब है आपका अटेंशन बिल्कुल सिलेक्टिव है, किसी एक जगह पर आप देख रहे हैं और सोच रहे हैं, उसी चीज के बारे में आप जो है जो सेलर है उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है, सिलेक्टिव डिस्टोर्शन का मतलब हो गया, सिलेक्टिव डिस्टोर्शन इज द टेंडेंसी फॉर पीपल टू इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट विल सपोर्ट व्हाट दे ऑलरेडी बिलीव। यानी सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन का मतलब ये हो गया कि आप किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको बहुत ज्यादा उसके ऊपर ये है कि सेटिस्फाई है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, आप वो प्रोडक्ट यूज करते हैं और आप ठीक है, और कोई शख्स आपसे आके बोलते हैं कि मार्केट गया था मैं और मार्केट में मैंने जो है फला प्रोडक्ट परचेस किए, प्रोडक्ट ए परचेस किए और वो बहुत अच्छी है, और आप भी प्रोडक्ट ए परचेस कर रहे हैं, तो आपका जो उसमें बिलीव है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप बोलेंगे हाँ वो प्रोडक्ट तो मैं भी यूज करता हूं, तो आप सिलेक्टिव डिस्टोर्शन का मतलब है कि आप उसके बारे में मजीद जो है वो जो उसकी राय थी, जो जिस बंदे ने आपको उस चीज के बारे में अपना ओपिनियन दिया है, तो आपका जो बिलीव है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो बढ़ जाएगा, यानी उसकी ओपिनियन ने आपके बिलीव को सपोर्ट किया है। ठीक है, सिलेक्टिव डिस्टोर्शन का ये मतलब होता है। नेक्स्ट टिप, सिलेक्टिव रिटेंशन इज अ टेंडेंसी टू रिमेंबर गुड पॉइंट मेड अबाउट अ ब्रांड दे फेवर एंड फॉरगेट गुड पॉइंट अबाउट कंपीटिंग ब्रांड। क्या कर रहे हैं भाई आप, सिलेक्टिव अटेंशन का मतलब ये हो गया कि आप जब किसी प्रोडक्ट को परचेज करने जा रहे हैं, तो आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जितने भी फेवरेबल पॉइंट हैं आपके जहन में, अच्छे पॉइंट के भाई जो प्रोडक्ट परचेज करता हूँ बहुत अच्छी है और मैं काफी अरसे से यूज कर रहा हूँ, उसकी ये फीचर्स हैं, उसकी ये क्वालिटी है, ठीक है। बट जो दूसरी प्रोडक्ट है जिसको आप परचेज नहीं कर रहे हैं, उसके जो गुड पॉइंट होते हैं वो आप भूल जाते हैं, आप उन चीजों को जहन में नहीं रखते कि दूसरी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कुछ जो है गुड पॉइंट उसके अंदर भी है, बट क्या कर रहे होते हैं आप उसको अपने जहन में नहीं लाते। ठीक है, उसको आप फॉरगेट कर देते हैं, भूल जाते हैं, और बस अपनी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में आप सोच रहे होते हैं कि भाई बहुत अच्छी है और उसके जो पॉइंट्स हैं, उसके अंदर जो उसकी फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आप बता रहे होते हैं लोगों को। ठीक है, तो ये कहलाता है सिलेक्टिव रिटेंशन। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स यानी लर्निंग, इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट आता है लर्निंग। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, बिहेवियर, स्किल्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड प्रेफरेंसेस। लर्निंग का मतलब ये हो गया, लर्निंग एक तरह का प्रोसेस है जिसमें आप न्यू अंडरस्टैंडिंग को, न्यू नॉलेज को, बिहेवियर्स को, स्किल्स को, वैल्यूज को, एटीट्यूड्स एंड प्रेफरेंसेस को लर्न कर रहे होते हैं, हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम ये नहीं बोल सकते लर्निंग का मतलब है कि भाई अगर आप ये काम कर लें तो उसका मतलब है लर्निंग हो गई, बस आपने सब कुछ सीख लिया। नहीं, लर्निंग एक प्रोसेस का नाम है। इंसान जब इस दुनिया में आया है उसके बाद से वो लर्निंग कर रहा होता है। लर्निंग के लिए उसकी जो पहली क्या दर्स गाह कह लें, वो माँ की गोद होती है, वहां से सीखता है और कब्र तक वो सीखता ही जाता है। ठीक है, तो लर्निंग एक प्रोसेस का नाम है, किसी पर्टिकुलर किसी किसी चीज का नाम नहीं है, एक पूरा प्रोसेस है। इंसान जिंदगी भर सीखता ही रहता है बस। तो इसका कंज्यूमर के बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट आएगा जब वो किसी प्रोडक्ट के बारे में न्यू प्रोडक्ट के बारे में उसको उसको पढ़ेगा, स्टडी करेगा, ठीक है, और उस जब या फिर लोगों से सीखेगा वो, ठीक है, तो उसकी अपनी जो बिहेवियर है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, हो सकता है कि उसको एक प्रोडक्ट वो परचेज कर रहा है काफी टाइम से, बट उसको किसी दूसरी प्रोडक्ट जो दूसरी प्रोडक्ट है उससे रिलेटिव या उसका ऑल्टरनेटिव है, वो उसके बारे में कभी उसने पूछा नहीं है, उसने कभी जो उसके बारे में रिसर्च नहीं की। बट जब उसने उसके बारे में रिसर्च की, उसके अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, उसको नॉलेज मिली कि भाई ये जो प्रोडक्ट भी है ये भी अच्छी प्रोडक्ट है, तो वो उस तरह भी मूव या स्विच कर सकता है।
ठीक है, तो लर्निंग यानी वो लर्निंग के जरिए से उसका जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो चेंज हो सकता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसके कंज्यूमर बिहेवियर पे इम्पैक्ट करती है। यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, बिलीफ एंड एटीट्यूड। Next is belief. Belief is a descriptive thought that a person has about something based on knowledge, opinion and faith. अच्छा, belief का मतलब ये हो गया कि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी चीज के बारे में आपका अकीदा क्या है। ठीक है, अब वो बिलीव आपका किसी की नॉलेज के बेस पे बना है, किसी के ओपिनियन के बेस पे या फेथ के बेस पर आपने वो एक बिलीव बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो बिलीफ होते हैं इसका भी जो कंज्यूमर के बिहेवियर है, बाइंग बिहेवियर है, उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है कि भाई किसी प्रोडक्ट के बारे में उसका बिलीव है कि ये फला प्रोडक्ट यूज करनी है या फिर नहीं करनी चाहिए, तो वो कभी परचेज नहीं करेगा कि उसको मना किया हुआ, उसके घर वालों ने मना किया हुआ है उसको। ठीक है, और उसके दीन ने मना किया हुआ है या किसी जो ओपिनियन लीडर है उन्होंने मना किया है फला प्रोडक्ट परचेज नहीं करनी है, ये फला प्रोडक्ट आपने नहीं खानी है, ये फला चीज आपने यूज नहीं करनी है। तो ये जो बिलीफ होते हैं ये बड़े कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। Next is attitudes. Attitudes describe a person relatively consistent evaluation, feelings and tendency toward a object or idea. Attitude का मतलब ये हो गया कि एक शख्स का वो consistent evaluation या feelings उसकी, ठीक है, उसकी जो feelings हैं जो कि consistent हैं, वो किसी प्रोडक्ट के बारे में क्या सोच रहा होता है, वो किसी प्रोडक्ट के बारे में उसकी जो इवल्यूशंस होती हैं, ठीक है, वो उसको इवेल्यूट कर रहा होता है, फीलिंग्स होती हैं, वो उसके बारे में क्या सोचता है, वो दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड्स है उसका। ठीक है, यानी उसके वे ऑफ थिंकिंग कह लें, वे ऑफ थिंकिंग रिगार्डिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड्स। Next is types of buying decision behavior. First is complex buying behavior. Complex buying behavior या means के ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी जो प्राइसेस हैं वो मार्केट में बहुत ज्यादा हाई है और कंज्यूमर उसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहा होता है। जैसे कि हम बात करते हैं उसने घर खरीदना है, ठीक है, तो घर खरीदने के लिए वो 10 बंदों से पूछ रहा होता है भाई फला जगह मैं घर खरीद रहा हूँ, मुझे उसके बारे में आप बताइए कि मैं वो परचेज कर लूँ, उसके माहौल के बारे में, जगह के बारे में लोगों से पूछता है, स्टेट एजेंट से बात कर रहा होता है वो, ठीक है, अपने फ्रेंड से पूछ रहा होता है। तो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर है, थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स है, उसके बारे में वो रिसर्च थोड़ा ज्यादा करता है, लोगों से ज्यादा पूछ रहा होता है। नेक्स्ट है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। ऐसा बाइंग बिहेवियर जिसके अंदर जो है उसके पास चॉइसेस होती हैं, वो इतना ज्यादा रिसर्च करने की उसको जरूरत नहीं होती और प्राइसेस भी कम होती है तो जाके वो परचेज कर सकता है। नेक्स्ट है हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। एक ऐसा बाइंग बिहेवियर जिसमें वो जो आपका कंज्यूमर है वो जो है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही परचेज करेगा, यानी एक सर्टेन प्रोडक्ट को परचेज करेगा, उसके अलावा को मूव नहीं करेगा, इसलिए कि उसको हैबिट है उस चीज की। फॉर एग्जांपल अगर वो कोई एक प्रोडक्ट ए या बी यूज कर रहा है तो वो बस बी ही यूज करेगा, वो किसी और प्रोडक्ट की तरह मूव नहीं करेगा, इसलिए कि उसको ये प्रोडक्ट यूज करने की आदत हो जाती है। तो कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि फला किसी भी खास चीज को यूज करने के आदी होते हैं, तो वो किसी और जगह मूव नहीं करते। ठीक है, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। एक ऐसा बाइंग बिहेवियर जिसमें जो कंज्यूमर होता है वो वैरायटीज के पीछे भाग रहा होता है। अगर उसको वो चाहता है कि बेहतर वैरायटीज मैं परचेज करूं, ठीक है, और वो उसके लिए जो मुख्तलिफ मार्ट, मुख्तलिफ जो है क्या कहते हैं बड़े बड़े सुपर मार्केट में, सुपर स्टोर में जाता है, वो देखता है कि वो जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है उसकी अगर उससे रिलेटेड कोई अच्छी वैरायटी मार्केट में आएगी तो वो उसको यूज करेगा। दैट इज कॉल्ड वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज द बायर डिसीजन प्रोसेस। बायर डिसीजन प्रोसेस क्या होता है, यानी जब कोई बायर कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करना चाह रहा होता है तो उसकी जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट इज नीड रिकग्निशन। नीड रिकग्निशन का मतलब ये हो गया, नीड रिकग्निशन अकर्स व्हेन द बायर रिकग्नाइज अ प्रॉब्लम और नीड ट्रिगर्ड बाय इंटरनल स्टिमुलाई और एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यानी सबसे पहले वो देखता है कि उसको जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो परचेज करने की, वो खुद वो परचेज करना चाह रहा है, यानी वो अंदर से उसके जो है एक दिल चाह रहा है कि भाई मैं फला प्रोडक्ट जो है यूज करूँ, या फिर मैं ये पिज्जा खाना चाहता हूँ, ठीक है, या मैं बिरयानी खाना चाह रहा हूँ। ये जो वो जो उसने डिसीजन मेकिंग लिए या वो जो उसको जो नीड है किसी इस प्रोडक्ट की, वो खुद उसके अंदर से आई है या एक्सटर्नल स्टिमुलाई है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई का मतलब है किसी ने उसको बताया चलो आओ बिरयानी खाते हैं, चलो उसको दोस्त आया, उसने बोला चलो यार मैं तुम्हें एक मोबाइल दिखाता हूँ, बहुत अच्छा है, फला मोबाइल है, उसका नेम है समझे मोबाइल ए है और बहुत अच्छा है, आप जा उसको खरीदेंगे, उसके अंदर बड़ी अच्छी फीचर्स हैं, उसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, उसकी अच्छी प्राइस भी इतनी प्राइस बहुत ज्यादा हाई नहीं है। तो ये कहलाती है एक्सटर्नल स्टिमुला, यानी बाहर से किसी ने आपको जो है एक तरह की नीड को उभारा है, जरूरत को उभारा है कि आप ये चीज परचेज कर लो।
ठीक है, आपको एक तरह की आपको जो है आपके अंदर जो क्या कहते हैं ख्वाहिश थी उसको उभारा उसने। ये तो अंदर से ख्वाहिश आई है, बाहर से आपको किसी ने उसके बारे में बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले नीड, अपनी जरूरत को पहचानें कि आपकी जरूरत है क्या। बाइंग बायर बायर डिसीजन प्रोसेस में फर्स्ट पॉइंट इज दैट आपने अपनी जरूरत को देखने की आपकी जरूरत है क्या, वो अंदर से आई है बाहर से किसी ने आपको बताया है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंफॉर्मेशन सर्च, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन यानी पर्सनल सोर्सेज, यानी आपको जो इन्फॉर्मेशन किसी प्रोडक्ट के बारे में मिली है वो आपकी फैमिली या फ्रेंड ने आपको दिए, या कमर्शियल सोर्सेज में आपने कोई ऐड देखा था, या आपने सोशल मीडिया पे कहीं वो देख लिया वो प्रोडक्ट जब भी आप वो परचेज कर रहे हैं। इसके अलावा पब्लिक सोर्सेज की बात करें, मैस मीडिया या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, या तो आपने मीडिया में कहीं देखा या कंज्यूमर्स को आपने देखा है बहुत सारे लोग उसको परचेज करते हैं तो मैं भी उसको परचेज कर लेता हूँ। या एक्सपीरियंशियल सोर्सेज यानी आपने वो एग्जामिन की यानी यूज किया उस प्रोडक्ट को इससे पहले, या किसी को यूज करते हुए देखा है आपने और फिर आप उसको परचेज कर रहे होते हैं। तो ये जो आपकी क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो क्या है, वो आपने खुद परचेज किए या किसी कहने परचेज किए, वो कमर्शियल सोर्सेज के ऊपर आपने परचेज किए या पब्लिक सोर्सेज की वजह से, या फिर आपने खुद उसका तजुर्बा किया है, उसको यूज किया है, देन आप उसको परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था, इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आपने देखने कि आपकी नीड क्या है, नीड के बाद देखनी है कि उसकी सोर्स क्या थी इंफॉर्मेशन की। थर्ड इज इवोल्यूशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, यानी आपने क्या करना है, हाउ टू कंज्यूमर प्रोसेस इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन टू अराइव एट द ब्रांड चॉइसेस। यानी अभी देखना होता है कि जब आपने वो प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको इवेल्युएट कर रहे होते हैं कि ये जो मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ ये ब्रांड परचेज कर रहा हूँ, इसके बाद इसका जो क्या कहते हैं ऑल्टरनेटिव ब्रांड है वो क्या है, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। मैं जो ये ब्रांड परचेज कर रहा हूँ या प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ इससे रिलेटिव इससे बिल्कुल इस तरह की जो इसका ऑल्टरनेटिव मार्केट में अवेलेबल है, तो मैं वो परचेज क्यों नहीं कर रहा, यही क्यों परचेज कर रहा हूँ। इसमें क्या फीचर्स हैं, इसकी प्राइस, इसकी क्वालिटी, इसका स्टैंडर्ड, ठीक है, इसके फीचर्स, ठीक है, तमाम चीजों को। तो इसमें क्या करता है कंज्यूमर जो है उसको इवेल्युएट कर रहा होता है कि मैं जो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ यही क्यों परचेज करूँ, दूसरी प्रोडक्ट परचेज क्यों नहीं करूँ, तो इस प्रोडक्ट के अंदर ऐसी क्या खुसूसियात हैं वो उसको इवेल्युएट कर रहा होता है, उसकी इवेल्युएशन होती है। नेक्स्ट, फिर वो जब उसको क्लियर हो जाता है कि हाँ ये बेस्ट है प्रोडक्ट, देन फिर वो परचेज डिसीजन ले रहा होता है। The purchase decision means the act by the consumer to buy the most preferred brand। वो बिल्कुल उसको जो सबसे बेहतर ब्रांड लगता है वो परचेज कर लेता है, ठीक है, वो उसको जाके परचेज कर लेता है। देन क्या है, द परचेज डिसीजन कैन बी अफेक्टेड बाय, और जो परचेज डिसीजन है उसका वो इन टू फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट हो सकता है। या तो एटीट्यूड्स ऑफ अदर, दूसरों का एटीट्यूड्स है कि दूसरों को उसने देखा है कि उसने परचेज करते हुए उसको लोगों को देखा है लोग परचेज कर रहे हैं तो उसने परचेज कर लिया। या दूसरों का एटीट्यूड उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड ये था कि लोग उसको बोल रहे थे कि जो हमने परचेज किया है वो अच्छी प्रोडक्ट नहीं है। यानी जैसे कि हम देखते हैं सोशल मीडिया पे जैसे कि मुख्तलिफ फेसबुक पे पेजेस बने होते हैं तो उस पर रिव्यूज नीचे आ रहे होते हैं, तो उसने वो रिव्यूज पढ़े और रिव्यूज पढ़ने के बाद उसने फैसला लिया कि नहीं ये प्रोडक्ट परचेज करनी है या नहीं करनी है। तो उन रिव्यूज को देख के या लोगों के एटीट्यूड्स को देख के भी वो डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, यानी ये वो फैक्टर हैं जो कि उसके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट लोगों के एटीट्यूड और सेकंड इज अनएक्सपेक्टेड सिचुएशनल फैक्टर्स। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड थे वो आ गए और यानी वो उसके सामने आ गए और वो चीज वो उसका जो परचेज डिसीजन था वो उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट आ गया। फॉर एग्जाम्पल कि भाई उसको इमरजेंसी हो गई और कहीं पर जो उसको पता चला कि उसके उसके जो भाई है उसको जो है जरूरत पड़ गई, यानी उसको फीस पे करनी है या खुदा न खास्ता उसको एक्सीडेंट हो गया, उसको फौरन जो है एक अमाउंट चाहिए और जो आपके पास अमाउंट थी उससे आप वो प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे थे, लिहाजा जब आपको पता चला कि उसको एक्सीडेंट हो गया तो आपने वो परचेज नहीं किया और पैसे उसको दे दिए। तो उसके क्या हुआ, आपका परचेज डिसीजन जो है उस पर इफेक्ट आया। या फिर इस तरह कह लें कि आप जो है कोई अच्छी प्रोडक्ट परचेज करने चाहते हैं मगर जब आपको पता चला कि ये अमाउंट जो है आपने अपने भाई को देनी है, थोड़ी सी उसको दे देंगे तो उसकी हेल्प हो जाएगी, तो आपने लो क्वालिटी की कोई परचेज ले ली, वो प्रोडक्ट परचेज कर ली, बाद में आप उसको फिर रिप्लेस कर लेंगे किसी अच्छे ब्रांड से। तो अभी आपने काम चलाने के लिए कोई दूसरी या सस्ती कोई प्रोडक्ट परचेज कर ली। तो इससे क्या हो रहा है, यानी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशनल फैक्टर्स, यानी ऐसे फैक्टर जिससे आपकी जो परचेज डिसीजन था उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है। अच्छा, पोस्ट परचेज डिसीजन, द सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन दैट द कंज्यूमर फील्स अबाउट द परचेज।
जब वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है, उसके बाद उसकी पोस्ट परचेज डिसीजन वो देख रहा होता है कि वो उसको परचेज करने के बाद वो उससे सेटिस्फाई है या नहीं है। तो उसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स आते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस और प्रोडक्ट परसीव परफॉर्मेंस। यानी वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था और उसकी परफॉर्मेंस क्या है। अगर वो जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे भी अच्छी परफॉर्मेंस दे गई तो वेल एंड गुड, इसका मतलब बहुत खुश हो गया उससे वो, ठीक है। और जो एक्सपेक्ट कर रहा था उतनी परफॉर्मेंस आई है तो वो तो समझे मुतमईन नहीं हो गए फिर उससे वो। और जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कम परफॉर्मेंस आई तो फिर इसका मतलब वो उससे डिसअपॉइंट हो, यानी डिससेटिस्फाई हो गया, dissatisfaction. The larger the gap between expectation and performance, the greater the consumer dissatisfaction. जितना ज्यादा इसका गैप बढ़ेगा, यानी उसकी परफॉर्मेंस में और उसकी एक्सपेक्टेशन में जितना ज्यादा गैप होगा वो उतना मुतमईन डिससेटिस्फाई हो जाएगा। यानी वो सोच कुछ रहा था और निकली कुछ, यानी खुदा पहाड़ और निकला चूहा, तो सही बात है वो मुतमईन नहीं होगा, डिसअपॉइंट हो जाएगा उससे। अच्छा, next is customer satisfaction is the key to build profitable relationship with the consumer, keeping and growing consumer and reaping their customer lifetime value. यानी कस्टमर सेटिस्फैक्शन का मतलब ये हो गया कि अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर देते हैं, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड उसकी एक्सपेक्टेशन थी, तो परफॉर्मेंस भी अगर उससे रिलेटेड उसको मिलती है, हाँ जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस है या वही परफॉर्मेंस है, इट्स मीन आपका कस्टमर सेटिस्फाई है और उससे क्या होगा, आपकी जो प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप है वो बिल्ड होंगे उसके साथ, ठीक है। और जो है हमेशा वो जो रिलेशनशिप है वो हमेशा के लिए लाइफ टाइम आपकी जो है वो रिलेशनशिप हो जाएंगे उसके। इसलिए कि अगर आप किसी भी क्या कहते हैं कस्टमर को अगर कोई गलत चीज सेल कर देते हैं, यानी एक बार किसी को धोखा दे देंगे, तो क्या होगा, इससे आपकी स्ट्रीम ऑफ परचेज खत्म हो जाएगी, पूरी स्ट्रीम में उड़ जाएगी। यानी फिर वो भी परचेज नहीं करेगा, उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे, ठीक है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन यानी आप जो है उसको बिल्कुल मुतमईन कर देंगे, और जब आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो आपकी जो है कस्टमर के साथ एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगी। नेक्स्ट इज द बायर डिसीजन प्रोसेस फॉर नीट प्रोडक्ट adoption process. Adoption process is the mental process an individual goes through from first learning about innovation to final regular uses. ये जो adoption process है, इसके कुछ पॉइंट्स नीचे मेंशन किए हुए, यानी जब एक कस्टमर किसी प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर रहा होता है तो सबसे पहले वो उसकी अवेयरनेस लेता है कि वो अवेयरनेस जो है किसी फ्रेंड से ले, वो इंटरनेट के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है, अपनी फैमिली और फ्रेंड के जरिए वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो वो जब उसके पास अवेयरनेस आ जाती है, उसको लगता है कि भाई जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छी है, ठीक है, उसके अच्छे फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल की बात कर लें, बहुत अच्छा मोबाइल है, उसके फीचर्स अच्छे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसका इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है, उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। जब उसका इंटरेस्ट उस प्रोडक्ट से रिलेटेड बढ़ जाएगा तो फिर उसको इवेल्युएट करेगा कि जो प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ, ठीक है, इसके ऑल्टरनेटिव के मुकाबले में इसकी क्या जो है फीचर्स हैं और जो है इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, उन तमाम चीजों को, क्या प्राइस है, क्या ब्रांड है, ठीक है, इसके को जो आप इसके जो क्या कहते हैं मार्केट में ऑल्टरनेटिव है उसकी प्राइसेस क्या है, तो उसकी वैल्यूएशन कर रहा होता है। देन उसका ट्रायल करता है, यूज करता है और फिर उसको अडॉप्ट कर लेता है। जब उसको वो मुतमईन हो जाता है, यानी सेटिस्फाई हो जाएगा कस्टमर आपका, तो फिर उसको अडॉप्ट कर लेगा, दैट इज कॉल्ड अडॉप्शन प्रोसेस। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल ऑफ मार्केट का चैप्टर नंबर 5 था वो एंड हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।